मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम वो अगर यहाँ पे थे मान लो 100 रुपए पे और आज 50 पे है, वो 50 से 100 तो जाएगा ही जाएगा। आगे की बात तो मैं कर पाई, 50 से 100 तो जाएगा, यानी 50 रुपए तो गारंटेड ठप्पा लगा के आपकी गारंटी के साथ आपके बनेंगे ही बनेंगे। अब अगर हैक भी हुआ तो पैसे तो फंस गए ना, पैसे फंस गए तो कहीं से आने नहीं है ना। अब चाहे कैसा भी किया हो सकता है हैक करवाया गया हो सकता है हैक हुआ हो, एनीथिंग पॉसिबल है। आज के युग में कुछ भी पॉसिबल है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आर्य और आप मुझे देख रहे हैं कॉइन गेप डेली पर। अब आपको पता है कि मैं पॉडकास्ट लेकर आता हूं। अरे पॉडकास्ट नहीं लेकर आता हूं, स्पीकर्स को भी लेकर आता हूं, और जो स्पीकर्स आते हैं वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देके जाते हैं जो शायद आपको पहले कभी नहीं मिली है। लेकिन आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम उनको स्पीकर तो कह रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली के स्पीकर हैं भी, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि उन्हें केवल हम ही नहीं सुनते, उन्हें पूरी दुनिया सुनती है, पूरा भारत सुनता है। और केवल सुनता ही नहीं, फॉलो करता है। इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो केवल एक स्पीकर ही नहीं है, वो एक कोच भी है। वो स्टॉक मार्केट कोच है, वो एक गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ट्रेडर हैं। ही इज एवरीवन, इज द स्पीकर ऑफ ऑल। ही इज द स्पीकर जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। वो एक ऐसे स्पीकर हैं जिनको आप देख के सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या है और क्रिप्टो मार्केट में क्या है, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। क्योंकि आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। अब मैंने बहुत कुछ बोल दिया है और मुझे लगता है कि शायद अब मुझे उनका इंट्रोडक्शन कर ही देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन महज शब्दों में नहीं किया जा सकता। कुछ लाइंस ऐसी उनके लिए बोली जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक पहचान बनाई है। तो केवल मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो जी लेता है हर कोई, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे आज के स्पीकर का, डॉक्टर मुकुल अग्रवाल। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू आर्या जी इनविटेशन देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे आज का हमारा सेशन ऐसा हो कि जो आपके श्रोतागण हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको कुछ ही हम लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। और टॉपिक तो टचवुड बहुत अच्छा है, स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो, जो आज के डेट में लोगों की डिमांड है सबसे ज्यादा, क्योंकि लोग कंफ्यूज भी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं अपने जो भी 21 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूंगा। यस सर, आज हमने बेसिकली सर आपको बुलाया ही इसलिए कि जो हमारी ऑडियंस है उसे पता चल जाए कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है, क्या बेटर है। देखिए दोनों अपने लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन किस ऑडियंस के लिए क्या चीज ज्यादा प्रेफरेबल है। और आज का जो सिनेरियो चल रहा है इंडियन मार्केट में या फिर ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में, तो किस में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमने जब रिलीज किया कि आप हमारे चैनल पर आने वाले हैं पॉडकास्ट के लिए, तो लोगों की बहुत लंबी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसा है कि हर कोई स्टॉक मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, हर लोग क्रिप्टो से भी जुड़ते जा रहे हैं। तो लोग जितने ज्यादा आ रहे हैं उतने ज्यादा बिगिनर्स हो रहे हैं, जितने ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं उससे ज्यादा मुझे लगता है बिगिनर्स हैं हमारे ऑडियंस में। तो पहले शायद हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है फॉर द बिगिनर्स। तो मैं ब्रीफ में आपसे जानना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है। ग्रेट सवाल, सही में एकदम जेन्यून है, क्योंकि यही बेसिक शुरुआत, जो भी आदमी क्रिप्टो में आना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में हर लोग जानता है, बट अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानना चाहते हैं तो यहीं से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दोनों मार्केट बिल्कुल अलग तरह के, बिल्कुल अलग तरह के। और अगर हम सबसे पहले रिस्क के मामले में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले धंधे में देखा जाता है रिस्क क्या है। मारवाड़ी हूं तो सबसे पहले सिंपल सी कहानी यही निकल के आती है कि रिस्क क्या है, क्योंकि धंधे में अगर आप रिस्क समझ लेते हो ना तो रिवॉर्ड कैलकुलेट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो वहां पर सबसे सिंपल आता है कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया जाता है और सेबी उसको मॉनिटर करता है। अब सेबी मॉनिटर करते ही आपको पता है कि सेबी दिनों दिन कितना पावरफुल होता जा रहा है और किस तरीके से मार्केट रेगुलेशन को, कितनी जो गलतियां हैं उसको पकड़ के बहुत अच्छे तरीके से डंडा चला रहा है। चाहे कंपनी पे हो, चाहे इन्फ्लुएंसर पे हो, हर एक इंसान पे, जहां जो ब्रोकर पे हो, जहां जो इंसान गलत है, धीरे धीरे वो चीजों को सही करता जा रहा है।
तो अब सेबी के आने से सिंपल कहानी क्या हो गई कि आप अगर 1 रुपया भी स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो और आपको ये लगता है कि अगर ब्रोकर ने गलती की है, आप सेबी में कंप्लेन करके ब्रोकर को पकड़ सकते हो। अगर आपने किसी टिप्स प्रोवाइडर से टिप्स लिया है, वहां पे लगता है कि आपको उस टिप्स प्रोवाइडर ने बेवकूफ बनाया है, अगेन सेबी में कंप्लेन करके आप उसको पकड़ सकते हो। अगर कंपनियां किसी तरह की गलत चीजों को पब्लिश कर रही है तो सेबी उसको पकड़ती है। यानी हर एक लेवल पे आप सेफ सिक्योर होते हो, क्योंकि कोई भी जैसे कि कंपनी के रिजल्ट आते हैं, कंपनी के न्यूज आते हैं, हर एक फैक्टर का को एनएससी बीएससी पर वो एक्सचेंज को अपडेट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक मार्केट के बारे में कि आपको इससे ये समझ में आ गया कि रेगुलेशन फुल टाइट है और आपको चीजें पता रहती हैं, और कल के डेट में कुछ भी गलत होता है तो आप सेबी को कंप्लेन करके अपने पैसे को वापस ले सकते हो। लेकिन जब हम क्रिप्टो मार्केट में आते हैं तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो अभी यहाँ पर कोई ऐसी बॉडी नहीं बनी है जो इसको रेगुलेट कर सके। यहाँ पे मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह दूं, जबकि आज विदेशों में चीजों को बहुत अच्छे तरीकों से हैंडल किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज भाग जाए, बंद हो जाए, तो आपके पैसे फंस गए, ये एकदम स्पष्टता के साथ दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, हो सकता है आपने मुझे कभी भी क्रिप्टो को प्रमोट करते भी देखा हो, तो बिल्कुल अगर मैं क्रिप्टो को प्रमोट भी कर रहा हूं तो मैं रिस्क बताता हूं। और गौर करो, मैंने थैंक यू किया आर्या जी का कि आपने सवाल को यहीं से शुरू किया, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि क्रिप्टो में पैसे बहुत तेज बनते हैं, जो कि सच है, लेकिन एक सीधी सी बात होती है कि हाई रिस्क हाई गेन। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा कमाओगे, जब आप रिस्क ही नहीं लोगे तो कमा ही नहीं पाओगे। तो क्रिप्टो में ये कहानी सीधी सी आके जुड़ती है कि रेगुलेशन नाम की चीज नहीं है। तो यहाँ पर स्कैम, हैकिंग, प्राइस मैनिपुलेशन जैसी चीजें ज्यादा होती है। अगर हम देखें तो अभी 21 फेब को ही, हम 10 अप्रैल को ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, मैं आपको 21 फेब की एक बात बताता हूँ। $1.5 बिलियन की डिजिटल करेंसी चुरा ली गई थी। तो अब यहाँ पर बीच में एक एक्सचेंज का भी नाम आया था, मैं नाम नहीं लूंगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि अगेन कई सारे लिटिगेशन या लीगल वे होते हैं, बट कोई समझ सकता है कि वहां पर वो लोग अपने कस्टमर के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, एक्सचेंज। तो यहाँ पर हमें इस चीज की सतर्कता रखनी पड़ेगी। अभी सतर्कता के नाम पे एक आया है FIU रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है वो सेफ काउंट होते हैं। बट अगेन, FIU रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी बात है, बट सेफ काउंट में जैसे सेबी वहां आपके पैसे तक दिलाने की कैपेसिटी रखती है, यहाँ पर ये मामला नहीं है। इसको एकदम दिमाग में खूब अच्छे तरीके से बैठा कर ही आप क्रिप्टो मार्केट में आइएगा, तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ आप कहीं कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये मेरा स्पष्टता के साथ करना है। अब हम बात करते हैं, पहले तो रिस्क हो गया, तो मैंने कहा था रिस्क और रिवॉर्ड। तो इसके बाद हमारी कहानी आती है रिवॉर्ड की। अब इसको हम कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो से। तो स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न मिलते हैं, कम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो कंपाउंडिंग भी मिलते हैं, 50 रुपए का शेयर 5,000 भी होता है, सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन 5,000 का शेयर 50 रुपए भी होता है, ये भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट की एक चाल होती है, रिटर्न देने की एक कैपेसिटी होती है, वो प्यार मोहब्बत से चलता है, रातों रात रॉकेट सिंह नहीं बनता है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो इसके रिटर्न बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे अगर हम बिटकॉइन को पकड़ते हैं तो 2015 में $300 था और 2021 में $60,000 हो गया। और अब की बात करें नवंबर 2024 की, तो $72,000 था, वहां से 14 दिसंबर को $1,07,000 तक पहुंच गया, मतलब 48% का रिटर्न। अब समझो कि किस तरीके से भयंकर रिटर्न बना। लेकिन वहीं से मार्केट में गिरावट आती है, तो क्रिप्टो में गिरावट भी आई थी, भयंकर वाली गिरावट आई थी। तो अर्थ ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है तो वो एक लिमिटेशन में आप झेल सकते हो, समझ सकते हो। बट क्रिप्टो में तो यहाँ सेम डे में सीधा 20-20, 25-25% का यूं चुटकियों में मूवमेंट आता है, और वहां पर अगर आप सतर्क नहीं हो या आपको जानकारी नहीं है तो वहीं पर पैसा डूब जाएगा। तो यानी आपने खुद समझा कि पैसा जितनी तेजी से बनता है उतनी ही तेजी से यहाँ पर डूबने के भी चांस रहते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न बहुत तेजी से बनता है, जिसको मैंने बताया, प्लस स्टॉक मार्केट में रिटर्न में बनता है, बट एक तरीका होता है, आराम आराम से होता है, वो चीज भी समझने की होती है। यहाँ पर अगर हम वोलेटिलिटी की बात करते हैं
तो नॉर्मली स्टॉक मार्केट स्टेबल होते हैं, लेकिन कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे कंपनी के रिजल्ट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, जैसे ट्रम्प चाचा का जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ मार्केट वोलाटाइल होता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ एक ट्वीट से 20 से 30% का प्राइस हिल जाता है, और 24 घंटे 24/7 मार्केट चलता है। तो प्रिडिक्शन करना भी आसान काम नहीं है भैया। रात में आप सो रहे हो, क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है, तो भैया चीज ये है कि आपने पोजीशन बनाई, चूंकि 24/7 चल रहा है। अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हो तो भैया अपना पोजीशन को कट करो और सो जाओ। अगर स्विंग ट्रेडर हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के सो जाओ, जिससे कि रात भर जो चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन, जो भी आपका स्ट्रेटजी है, जो भी आपका तरीका है, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट कमा के निकल लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो मुझे लगता है रिस्क के आधार पे, रिटर्न के आधार पे और वोलेटिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से हर एक इंसान को जब क्रिप्टो मार्केट में आता है तो ये तीनों पॉइंट पता होना जरूरी है। और ये तीनों पॉइंट सबसे बेस होते हैं, जो मुझे पर्सनली लगा। और अगर इन चीज को अगर हम समझ के करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आती, क्योंकि हमने ये भी जान लिया कि रिस्क है, हमने ये भी जान लिया कि रिवॉर्ड है, हमने ये भी जान लिया कि वोलेटिलिटी है, यानी हम हर एक चीज से तैयार हैं और तब हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ रहे हैं। सो बेसिकली जो ऑडियंस है पॉडकास्ट देख रही है, डेफिनेटली वो समझ पाई होगी, क्योंकि मैं एक ऑडियंस की तरह बात कर रहा हूँ, मैं एक मीडिएटर की तरह बात कर रहा हूँ ऑडियंस और स्पीकर के बीच में। तो अगर मैं समझ पा रहा हूँ एज एन ऑडियंस, तो मुझे लगता है हमारी ऑडियंस बहुत इजीली सर समझ पा रही होगी जो आप बताना चाह रहे हैं, और आपने बहुत स्मूथली बताया है। कहते हैं कि स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना जरूरी है, किताब पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया है, आधी नॉलेज तो मुझे इस चीज के लिए हो गई है कि हाँ, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। डूज हर किसी के हाथ में है, लेकिन डोंट्स एटलीस्ट हम लोगों को बता सकते हैं कि ये आपको नहीं करना है। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे एक चीज गलती करते हैं लोग, एग्जाम्पल के लिए, चूंकि ये भी जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऐड कर देना आसान रहेगा यहीं पर। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम सिर्फ स्टॉक करेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम सिर्फ क्रिप्टो करेंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमने ये ऐड किया कि क्रिप्टो में कहीं ना कहीं रिस्क है, स्कैम है या एक्सचेंज का इशू पड़ता है, और इंडिया में भी लीगल है। तो कभी भी अपने सारे पैसे के साथ क्रिप्टो में मत आइए इंडिया में। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपके मैक्सिमम पैसे स्टॉक मार्केट में होने चाहिए और थोड़े पैसे क्रिप्टो में होने चाहिए, क्योंकि वही है ना, ज्यादा लालच अति सर्वत्र वर्जते, है ना, अति हर जगह खराब होती है। तो हमें हर चीज जब मोहब्बत से मिल रही है तो अगर हम मोहब्बत से ही समेट लें तो वो ज्यादा अच्छा है। सर इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है शायद हर किसी के दिमाग में आएगा, हालांकि हम डिफरेंशिएशन बता चुके हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन बता चुके हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्कैम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट एक टॉपिक जो बहुत इजीली हम कहते हैं ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब तक वो वर्ड्स ना आए ना आपको इस पॉडकास्ट में, तो वो मजा नहीं आता। अगर आपका स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है और अगर आप कुछ वर्ड्स ऐसे ना बोले जिसमें गीता का श्लोक आता हो, तब तक वो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बनता नहीं है। उसी तरीके से अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं क्रिप्टो और स्टॉक के बारे में, और हम डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की बात ना करें, तो वो पॉडकास्ट नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जहां आपको मौका देता है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि आपने कहा कि आप किसी को सोर्स आउट नहीं कर सकते। एक बिगिनर के लिए या फिर कोई भी एक एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्मेट या सेंट्रलाइजेशन फॉर्मेट में से क्या बेहतर है, वो भी किस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, आपके ओपिनियन में प्लीज आप बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या है वो समझिएगा। ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां एक सेंट्रल अथॉरिटी या कंपनी यूजर के फंड और ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। मैं रिपीट कर देता हूं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां एक सेंट्रल अथॉरिटी या कंपनी यूजर के फंड और ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करती है। ये इनके जो प्लेटफॉर्म होते हैं काफी यूजर फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पर हाई लिक्विडिटी होती है। हाई लिक्विडिटी का अर्थ ये है कि आप क्विकली बाय सेल कर रहे हो, कोई तकलीफ नहीं आ रही है, सौदा आपका फंस नहीं रहा है। आपको कभी भी 24/7 बायर सेलर मिलते हैं। जैसे हम स्टॉक मार्केट में जब करते हैं तो कहते हैं ना कि लिक्विड स्टॉक में कहा ट्रेड करो, इलिक्विड स्टॉक में ना किया करो वरना पोजीशन फंस जाएगी। तो सेम यहाँ पर एक्सचेंज में ही वैसे ही लिक्विडिटी होती है और ट्रांजेक्शन फास्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर केवाईसी मैंडेटरी होता है और आपके फंड टेक्निकली एक्सचेंज के पास जाते हैं। ठीक है,
तो यानी हम केवाईसी यानी जैसे हम कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन को देखकर केवाईसी कर रहे हैं। और यहाँ पर अब आप कहोगे कौन से एक्सचेंज हुए, तो एग्जांपल के लिए जैसे बाइनेंस है, CoinDCX है, ये सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज कहलाएंगे। लेकिन इसमें अब ये अच्छा हो गया तो सेम कहानी ये है कि इसका कुछ निगेटिव पॉइंट भी होगा। निगेटिव पॉइंट क्या है? आपके फंड का कंट्रोल एक्सचेंज के पास होता है। यही बात समझ में? अब देखो यहीं पर एक प्यारी सी चीज है, यहाँ पर क्यों क्रिप्टो में रिस्क आ जाता है, फिर से ऊपर वाली चीज को यहाँ से रिलेट करते हैं। मैंने कहा था वहां सेबी बैठी, आपके एक पैसे को टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो अब जब आपके फंड का कंट्रोल एक्सचेंज के पास है तो कल के डेट में कुछ भी होता है, कैसा भी होता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि डंडा लेकर इन एक्सचेंज के पीछे दौड़े, और इनको भी डर रहे कि कोई मेरे पीछे डंडा लेके दौड़ सकता है और मेरे से कुछ भी करवा सकता है। दिस इज द पॉइंट। और इसीलिए कहा था हैक होने का डर रहता है। जो आप लोग सुनते हो ये हैक हो गया, वो हैक हो गया, तो अब अगर हैक भी हुआ तो पैसे तो फंस गए ना, पैसे फंस गए तो कहीं से आने नहीं है ना। अब चाहे कैसा भी किया हो सकता है हैक करवाया गया हो सकता है हैक हुआ हो, एनीथिंग पॉसिबल ना, आज के युग में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट है जहां पे ये सेंट्रलाइज का आ गया। जब हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ब्लॉकचेन पर डायरेक्टली पीयर टू पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउड होती है। बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के, ध्यान से समझ लीजिएगा दोनों का फर्क, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत रेगुलर इशू रहेगा। बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ब्लॉकचेन पर डायरेक्टली पीयर टू पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, जैसे यूनिस्वैप हो गया, पेनकेकस्वैप हो गया, और आप खुद अपने फंड के कस्टोडियन होते हो। ठीक है, पूरा प्योर पीयर टू पीयर होता है, परमिशन लेस। अब यहां पर क्या है, लिक्विडिटी कम होती है। अब एक चीज समझो, लिक्विडिटी जहां भी कम है वहां ट्रेडिंग आसान काम नहीं है। आप किसी भाव में सौदा बेचना चाहते हो और वहां पे लिक्विड ही नहीं है, तो अब क्या करोगे? आप सोचते हो मैं 100 में बेच दूं, वहां पे कोई खरीदारी नहीं है, कैसे बेचोगे? कोई लेने वाला 90 में बैठा होगा तो मजबूरी में 90 में बेचना पड़ेगा, 80 में बैठा होगा आपको 80 में बैठना पड़ेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जो कि यहाँ पर मिसिंग होती है। ठीक है, प्लस इनका जो इंटरफेस होता है बहुत टेक्निकल होता है। जैसे कि पहले वाले का मैंने बताया, आप में से हो सकता है कोई CoinDCX में ट्रेड करता हो, कोई डेल्टा में करता हो, कोई बाइनेंस में, जिसका जहां मर्जी करता हो, तो आपने देखा होगा उनके प्लेटफॉर्म बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत इजी होते हैं। इनके भैया बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्लीपेज बहुत होता है। स्लीपेज एक टेक्निकल टर्म है ट्रेडिंग में, ठीक है, वो बहुत होता है। उसके बाद इनकी फी काफी ज्यादा होती है, और लोअर लिक्विडिटी तो मैंने आपको बता दिया बिगेस्ट इशू है। तो मैं जितने भी एक्टिव ट्रेडर हैं उनको हमेशा CEX ही रेकमेंड करता हूं, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही रेकमेंड करता हूं, क्योंकि लिक्विडिटी भी अच्छी है, इंटरफेस भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज है, जो Web3 में बिलीव करने वाले हैं या डेफी यूजर है उनके लिए DEX अच्छा है। बट मैं ये समझता हूं कि भैया यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ क्रिप्टो वाले ट्रेडर ही होंगे। जैसे मेरे को भी जो लोग हमारे चैनल पे फॉलो करते हैं वो क्रिप्टो ट्रेडर ही होते हैं, बाकी नहीं होते। तो ड्यू टू दैट रीजन आई विल रेकमेंड गो फॉर द जिसमें आपको मजा आता हो। बस देख लीजिए कि चीजें आसान हो, सब कुछ वो सही तरीके से कर रहे हो, पीछे में जितनी भी तरह की समस्या हुई थी उन समस्या को भी उन्होंने झेला और आज भी सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे ब्रोकर के पास जाइए तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से कर पाएंगे। और कोई बिगिनर भी है जो मार्केट में पहली बार भी आ रहे हैं, उनके लिए सेंट्रलाइज ही अच्छा है। तो जैसा कि आपने समझा, सेंट्रलाइज के फायदे और नुकसान दोनों हैं, बट ओवरऑल फायदा ज्यादा है। नुकसान का स्टोरी जो हैक का है या रिस्क का है, आप कैसे भी करोगे वो है ही है, वो आपके हाथ से जाएगा नहीं, क्योंकि जब तक इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं आती है ये प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाला है। तो ड्यू टू दैट रीजन आपका जो सेंट्रलाइज है वो तो यहाँ पर बेहतर है ही है। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ब्लॉकचेन पर डायरेक्टली पीयर टू पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ होती है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ब्लॉकचेन पर डायरेक्टली पीयर टू पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ होती है। अब कहोगे जैसे, तो जैसे यूनिस्वैप, पेनकेकस्वैप, यहां पर जो अच्छी चीज है कि आप खुद अपने फंड के कस्टोडियन होते हो, यानी मालिक होते हो। प्योर पीयर टू पीयर परमिशन लेस कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा पंगा है, वो सबसे बड़ा पंगा है कि भैया लिक्विडिटी कम होती है।
अब लिक्विडिटी ही कम है, तो समझो कि आपको किसी चीज को मतलब भाव चलते चलते 100 पे आ गया, आपको लगता है ठीक है 100 पे आ गया, मेरे को मुनाफा मिल रहा है, मेरे को तो 100 पे प्रॉफिट बुक करना है। अब जब आप बेचने जाओगे तो 100 पे कोई सामने वाला खरीदारी नहीं मिलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू। अब मजबूरी में आपको नीचे में बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा चाहिए तुरंत। तो वहां पर ये जो दिक्कत फंसती है, तो आपको आ जाती है तकलीफ। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा, जैसे स्टॉक मार्केट में भी क्या कहा जाता है, ऐसे स्टॉक में ट्रेड कीजिए जो लिक्विड स्टॉक हो, यानी जिनमें वॉल्यूम हो, खरीदा बेचा तुरंत। ऐसा नहीं कि जो बायर और सेलर के बीच भाव है उसमें भी डिफरेंस हो, कभी नहीं करना चाहिए। तो सेम स्टोरी यहाँ पर है। तो ड्यू टू दैट रीजन जितने भी बिगिनर्स हैं, एक्टिव ट्रेडर हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ही काम करना चाहिए। और यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो अच्छी बात के साथ बुरी बात है, या प्रॉज के साथ कॉन्स ऑटोमेटिक आता है, तो इनका जो इंटरफेस है, जैसे मैंने कहा सेंट्रलाइज वालों का इंटरफेस स्मूथ है, जो आपने चाहे किसी में भी डेल्टा यूज किया हो, CoinDesk यूज किया हो, कुछ भी यूज किया हो, आपने देखा होगा बहुत ईजी है। इसका ऐसा ईजी नहीं है। प्लस यहाँ पे हाई फी भी लगती है और स्लीपेज भी है। स्लीपेज क्यों है? क्योंकि लोअर लिक्विडिटी है। तो सौदा, ये सब कई सारी कहानियां हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम क्रिस्प क्लियर, जितने भी एक्टिव ट्रेडर हैं उनके लिए मैं CX यानी सेंट्रलाइज रेकमेंड करूंगा, क्योंकि लिक्विडिटी और इंटरफेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कोई Web3 बिलीवर है या डेफी यूजर है, उनके लिए DX अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितने मेरे फॉलोअर्स हैं या जो आपके फॉलोअर्स हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर हैं। और उस एंगल से मेरा ये मानना है कि भैया आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज बेहतर है, बेस्ट है। आप बिगिनर भी हैं तो वहीं से शुरुआत कीजिए। तो बेसिकली सर आपने एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें समझा दी कि अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे जाएं तो ये कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए गोल कर रहे हैं तो आप ये कीजिए। लेकिन सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस क्वेश्चन में से ही एक और क्वेश्चन निकाल लें, जैसे कि अभी आपने कहा कि हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसा एपिटोम सेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कॉइन, कोई कॉइन ले ले, सपोज बिटकॉइन ही ले लेते हैं कि भाई वो इस रेंज पर पहुंच गया है कि वहां से अब उसको बायर ही नहीं मिलेगा। और ये बात सच है। आप कहने के लिए तो ये कह दीजिए कि इतने डॉलर पे पहुंच गया है, लेकिन क्या कोई मार्केट में बायर है जो उस डॉलर में खरीद लेगा? तो देयर आर चांसेस कि ऐसा होता है कि कभी आप एक ऐसे एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि अरे यार हमारे पास तो बायर ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालने वाली जो हमने बात की, सर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपका 21 साल का एक्सपीरियंस है सर, आप कोच भी हैं, आप स्पीकर भी हैं, आप ट्रेडर भी हैं, आप इंफॉर्मेशन गिवर भी। मेरे लिए तो आप बेसिकली आप ये समझ लीजिए मैं तो इस समय गीता सुन रहा हूँ एक कॉमन वे में अगर हम कहें तो। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को देखते हैं या हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन देखना चाहते हैं, तो हम क्रिप्टो पे ट्रस्ट करें या स्टॉक पे ट्रस्ट करें, या दोनों पर करें तो क्या स्ट्रैटेजी के साथ ट्रस्ट करें? बहुत जबरदस्त सवाल है, क्योंकि 3 दिन पहले ही, मतलब आप लक देखो, एक वीडियो मैंने शूट करी है जो हमारे चैनल पे गई, और सेम मोटा मोटा यही कहानी है जो आपका सवाल है। चलिए करते हैं। तो सिंपल हम लोग रखते हैं स्टॉक से ही कंपेयर करते हुए। तो पहले हम स्टॉक की ही बात करते हैं, फिर हम क्रिप्टो पे आएंगे, जिससे कि लोगों को क्या फंड के साथ कहाँ क्या जाना चाहिए, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि अगर आपको कंपनी के बारे में कोई समझ नहीं है, आप इंडेक्स में पैसे लगा दो, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, राइट। अब ये तो कभी जीरो होने वाले हैं नहीं, तो यानी आपका पैसा 110% श्योर गारंटेड बनेगा ही बनेगा, चाहे धीरे धीरे ही बनेगा। दूसरा, अगर आपको कंपनी की समझ है तो आप बेसिक बेसिक अच्छे फंडामेंटल कंपनी वाले शेयर को पकड़कर रिटर्न के बारे में सोच सकते हो। अब अच्छे की क्या पहचान या परिभाषा हो सकती है, इसमें भी अगर ना जाना हो तो कम से कम ये कह सकते हैं कि भैया इंडिया में कुछ एक ऐसे कॉर्पोरेट हाउस हैं जिन पे हम विश्वास करते हैं, और वो काफी पुराने नाम हैं। एक एग्जांपल के लिए हम बात कर लें, चाहे ये कोई बायसेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर हम एग्जांपल ले कह लें और सिर्फ एक टाटा ग्रुप को ही पकड़ लें, तो आज मार्केट की गिरावट में टाटा के शेयर 40-40, 50-50% नीचे मिल रहे हैं। मेरे को बस एक देसी भाषा में कोई भी सुनने वाला इंसान कमेंट में ये बता दे कि आज से 3 से 5 साल के बाद टाटा के शेयर यहां से कहां रहेंगे।
बस उसी में सारा जादू का पिटारा छुपा हुआ है, उसी में सारा जादू का पिटारा छुपा हुआ है कि 40-50% के डिस्काउंट में टाटा ग्रुप के शेयर आपको मिल रहे हैं और 3 से 5 साल के बाद कहां रहेंगे। तो मेरा तो नजरिया है कि भैया, मैं तो कहता हूं कि अगर 50% डिस्काउंट में है, मैं आगे के टारगेट के बारे में भी कोई बात नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम वो अगर यहाँ पे थे, मान लो 100 रुपए पे थे और आज 50 पे हैं, वो 50 से 100 तो जाएगा ही जाएगा। आगे की बात तो मैं करता ही नहीं, 50 से 100 तो जाएगा, यानी 50 रुपए तो गारंटेड ठप्पा लगा के आपकी गारंटी के साथ आपके श्योर शॉट बनेंगे ही बनेंगे। उसमें ना दिमाग लगाना है, ना खून जलाना है, ना परेशानी लेना है कि अरे ये कंपनी भी अच्छी है कि नहीं, फंडामेंटल भी अच्छे हैं कि नहीं, ये वो दुनिया जहान सा। ये बात अलग है कि मार्केट अभी गिरा हुआ है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि हर बार कहते हैं ये कुछ अलग है। दैट्स द पॉइंट, मार्केट में रिटेलर पैसा नहीं कमा पाता है जी। तो इस तरीके से आपने ये भी सीख लिया कि मार्केट की गिरावट में मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरीके से कह रहा हूँ, और कहाँ कहाँ स्टॉक मार्केट में पैसा सेफ है, मतलब एकदम सेफ साइड की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डिविडेंड वाले भी स्टॉक ले सकते हैं जिससे डिविडेंड आता रहे। बहुत सारे स्टॉक लगातार एवरी ईयर डिविडेंड देते हैं, वो भी हो सकता है। स्टॉक बोनस मिलता है, तो ये कई सारी चीजें हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप विश्वास करते हो तो जो जो सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करेंगे आप उन सेक्टर में लगा सकते हो। अगर इतना भी नहीं जाना है तो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी पैसा स्टॉक में ही इन्वेस्ट होता है, फंड मैनेजर वही पैसा लगाते हैं, तो वहां पर तो कंपाउंडिंग की पावर लगती है। अब कहोगे कंपाउंडिंग की पावर क्या है, तो मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, 8 साल में 2 करोड़ बन गए, लेकिन उसके बाद जो खेल शुरू होता है वो ये है कि पहला 1 करोड़ 2 करोड़ बनने में 8 साल लगे, लेकिन उसके बाद 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल, और हर साल पैसा डबल होता चला जाता है। सिंपल कंपाउंडिंग, अगेन कहीं कोई टेंशन नहीं। तो ये है हमारा स्टॉक मार्केट, और म्यूचुअल फंड भी हमने उसके अंदर डाल दिया क्योंकि हो सकता है कोई समझ नहीं हो। अब क्रिप्टो में जब आते हैं, क्रिप्टो में हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे अब आ रहे हैं। सबसे पहले रिस्क है, तो रिस्क है इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे वैलेट से पैसा गायब, या कहते हैं एक्सचेंज गायब, या एक्सचेंज हैक हो गया, या क्रिप्टो रेगुलेशन नहीं है। तो हम इन्वेस्टमेंट में, चूंकि अब जितनी भी बात हमने स्टॉक मार्केट में की वो आज की तो बात की नहीं, कि इतना पैसा कमाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल की जर्नी तो मिनिमम तय करनी पड़ेगी, और म्यूचुअल फंड में तो 8-8 साल के स्टोरी की कहानी आ गई। करेक्ट है जी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्रिप्टो में कि आपको कभी भी अपना, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 10-15 रुपए से ज्यादा आपको क्रिप्टो में नहीं लगाना है। ये मेरा मानना है। हर इंसान का, सुनने वाले का, या बहुत सारे स्पीकर होंगे उनका अपना अपना मानना होगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, अब देखो मैंने फाइनेंशियल मार्केट वर्ड यूज किया, स्टॉक मार्केट वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल करते हैं तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमें पैसा कमा के देने वाले, सारे इंक्लूड हो जाते हैं। इनसे अच्छा रिटर्न कोई दुनिया में कमा के नहीं दे सकता। बिजनेस कर लो, जॉब कर लो, स्टार्ट, मतलब जितना धंधा करना है कर लो। और मेरे को 21 साल हो गए, मेरी रोजी रोटी, खाना पीना सब यहाँ से, जितनी लग्जरी, भगवान का जो भी आशीर्वाद, सब यहाँ से, जितना जो मुझे जानता है सब यहाँ से। 21 साल। जो मुझे नहीं जानते हो सकता है कोई कहे कि आप यूट्यूब पे आए तब छाए, तो यूट्यूब पे आए छाए अलग बात, बट मेरा बैकग्राउंड तो मैं लखनऊ से हूँ। मेरे को 21 साल हो गए स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट करते हुए। जो बनाया, जो किया, यहीं से सारा एम्पायर खड़ा किया। तो दिस इज द पॉइंट कि आपका मेजर पैसा हमेशा वहां होना चाहिए जहां कुछ भी ऊपर नीचे हो जिसको आप झेल सकते हो। लेकिन अगर 80-90% पैसा मान लो हमने, अब मैं इसका एक उल्टा सिनारियो बता रहा हूँ कि क्रिप्टो में डाल दिया और भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो आपको तो, आप कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो दिस इज द पॉइंट होता है। जैसे एक जमीन है, मान लो कोई जमीन लेनी है, बहुत सस्ती मिल रही है, आप, मतलब आपको पता है कि वहां का रेट 5,000 रुपए स्क्वायर फीट का है, लेकिन जैसे ही कोई आदमी आपको 2,500 रुपए स्क्वायर फीट ऑफर करेगा, आपके दिमाग का एंटीना खड़ा हो जाएगा, साला लगता है ये जमीन नहीं लेंगे, रेट ही नहीं है 2,500 का, हम कैसे ले लेंगे। सही है कि गलत है? सेम कहानी जब हम क्रिप्टो में आते हैं तो हमें पता है कि जब यहाँ रिस्क है, तो जब हम लैंड में या किसी भी बिजनेस में इन तरह की चीजों के बारे में सोचते हैं, तो वैसे ही 10-15% हमें लगाना चाहिए, जिससे कि अब इस 10-15% से क्या होता है, जैसे कि आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करिए। कॉइन D6 में SIP का, जो मैंने कहा नहीं, वीडियो मैंने बनाई है, तो कॉइन D6 में SIP का ऑप्शन। तो अब SIP में अगेन हम सजेस्ट करते हैं कि आपको जाना भी हो तो बिटकॉइन जाइए,
या इथीरियम जाइए, कम से कम ये वो सोलाना जाइए, ये वो बैठे हैं जहां पर इनके फेल होने के चांसेस नहीं है। तो दिस इज द पार्ट, यहाँ पे अगर भगवान ना करे कुछ भी गलत नहीं हुआ और आप इसमें एसआईपी कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जैसे हम स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आपका एक लॉन्ग रन में पैसा बन सकता है। तो हम सेफ भी हो गए और हमने ज्यादा पैसा कमाने के लिए दौड़ भरार भी कर ली, तो दोनों एंगल हमारे लिए बहुत अच्छा निकल के आ गए। हाँ, अब आप कहोगे फिर हम पैसा कब बढ़ाएं या क्रिप्टो में हम कैसे बड़ा अमाउंट लगाएं, तो अरे ऑलरेडी यहाँ पे छोटे अमाउंट में जब मोटा पैसा बन रहा है तो क्यों ज्यादा पैसा लगा के रिस्क को बड़ा करना कि रात में नींद ही ना आए। क्योंकि यहाँ पर तो तुरंत 80,000 का जो बिटकॉइन है 2 मिनट में 50,000 आ जाएगा, 2 मिनट में 50,000 आ जाएगा और आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। मैं अगर छोटी सी वोलेटिलिटी की बात करूं तो 2 अप्रैल का हाई था 88,530 का और कल का लो था 74,553 का। अभी आप इसी से सोच लो, वोलेटिलिटी का लेवल समझ लो किस बड़े लेवल पे। तो दिस इज द पॉइंट कि आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस तरीके से करें, ज्यादा अच्छा है। और फिर अगर भगवान ने चाहा कि आगे आने वाले समय में रेगुलेशन वगैरह चीजें सब निकल के आती है तो हम इस पोर्शन को बढ़ा सकते हैं, बट वो आगे का सिनेरियो रहे। बेसिकली अगर आपको जो भी ऑडियंस है पॉडकास्ट सुन रही है तो उनके लिए यही एडवाइस है कि जितना आपके पास अमाउंट है उसका 20% या मैक्सिमम 25% इन्वेस्ट करें बाय सीइंग द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप अच्छा कर रहे हैं या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा, सर आज भी बहुत कुछ चीजें सीखते होंगे, स्टॉक में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, तो नए चेंजेस जब आते हैं तो आप नए तरीके से सीखते हैं। तो उससे बेहतर यह है कि पूरा अमाउंट ना इन्वेस्ट करके जो सर की स्ट्रैटेजी, हालांकि आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएंगे क्योंकि आप जैसा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता, लेकिन फिर भी एज ऑन सर की एडवाइस आप उतना परसेंटेज इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको लॉस होता भी है तो। सर आज हमने स्टॉक के बारे में बहुत कुछ जाना है, क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन मेरी जो पर्सनल इंटेंशन है अब आपके बारे में जानने की, इनफैक्ट हमारी जितनी ऑडियंस है जिनको इतना सब कुछ बताया है आपने, तो वो ये भी जानना चाहती है आपकी जर्नी के बारे में। इतना लंबा टेन्योर आपने पूरा किया है सर, 21 साल का सफर छोटा नहीं होता और अच्छी बात है। 2 कुंभ निकल जाते हैं आई गेस, अगर 24 अगर हम काउंट करें तो 21 साल बहुत बड़ा टेन्योर है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक। देखिए सर, मैं आप लोगों से कहीं अलग नहीं हूँ। जिस तरीके से आप लोगों को कभी ख्याल आया होगा, आपने अपनी जर्नी के बारे में सोचा होगा, सेम स्टोरी मेरी है। मारवाड़ी परिवार से डॉक्टर बनना चाहता था, 2 बार एग्जाम देने की कोशिश की, डेंटल में सीट आती थी। तो एक्चुअली क्या था कि शुरू दिन से दिमाग में ये बहुत क्लियर था कि दांत का डॉक्टर नहीं बनना है। और ये 2000 की बात है, 2000 की। उस समय दांत के डॉक्टर उतना कमाते भी नहीं थे, वेरी फ्रैंक बता दो। तो और भी ज्यादा कहानी थी। कोई दांत के डॉक्टर हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो मारवाड़ी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा सा भगवान की दया से सब कुछ सही रहता है, परिवार एंड ऑल। तो उन लोगों को भी लगता था यार दांत का ही डॉक्टर बनेगा। तो वाली बात है। फिर उसी समय एनसीडीएक्स लॉन्च हुआ था 2003 में। और एनसीडीएक्स में हल्दी मिर्ची की ट्रेडिंग होती है, जिनको कमोडिटी के बारे में पता हो, और हम लोगों का भी हल्दी मिर्ची का काम था। तो एक्सचेंज से फोन आते थे हमारे पास फिजिकल का रेट लेने के लिए, क्योंकि हमारा काम इंडिया लेवल पे काफी बड़ा है। तो एनसीडीएक्स लॉन्च हुआ था फ्यूचर और फिजिकल को बैलेंस करने के लिए, जिससे कि जो हमारे जैसे लोग हैं वो लोग पैसा भी कमा सके और नॉर्मल ट्रेडर भी कमा सके। तो वहां से मेरे अंकल को ये थॉट प्रोसेस आया कि यही फ्यूचर है। और चूंकि मेरे लिए बिजनेस शुरू होना था कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे अपने फैमिली का बिजनेस नहीं ज्वाइन करना था, उसमें 3 बजे उठ के किसानों के पास जाके ये खरीदारी करना नहीं था। तो दिस इज द पॉइंट कि मुझे कभी समझ में नहीं आया, रात में लेट से सोने वाला बच्चा, कंप्यूटर मोबाइल वाला बच्चा, तो ये कैसे कर सकता है। तो मेरे अंकल को ये थॉट प्रोसेस आया, फिर उन्होंने वहां से बोला, तब मैं मुंबई गया। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो अब मेरे परिवार वालों ने क्या किया, शुरू दिन से मेरे अंदर एक लर्निंग का थॉट प्रोसेस डाला। वो ये भी कह सकते थे अच्छा ठीक है तो चालू कर ले, बट उन्होंने पहले मुंबई भेजा। वहां मैं 2 महीने रहा, ट्रेनिंग ली, सीखा अच्छे तरीके से। फिर मैं वापस आया। तो उन्होंने मेरे को ब्रोकिंग का काम चालू करवाया, क्योंकि उस समय ब्रोकर का धंधा सबसे अच्छा था। 5 पैसे 50 पैसे की ब्रोकरेज मिला करती थी, और जिसके पास क्लाइंट होते थे सबसे राजा काम हुआ करता था। जो लोग अगर पुराने उस जमाने के होंगे तो उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। मतलब सबसे लग्जरी काम, एसी ऑफिस में बैठा है, 5 पैसे 50 पैसे की ब्रोकरेज बन रही है, धमाधम धंधा चल रहा है।
अगेन यहाँ पर उनका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं था, उनका था कि बेटा सीखेंगे तो इसको और बड़े स्केल पे लेके जाएंगे। तो ये मेरे को शुरू दिन से एक परिवार की तरफ से सीखो सीखो, लाइक हर चीज कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है तो उसके पीछे भी एक लर्निंग लेके रखो, ऐसा नहीं कि हो गया बस। तो दिस इज द पार्ट। फिर ऐसे करते करते फिर वहां पर लोगों को जो लॉस होता था ना, जो हमने लोगों को लॉस होते देखा, और लॉस में जो लोग मतलब जैसे चेंज होते थे, मतलब जब पैसा लेके आ रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो राजा बाबू है कि मतलब उनको लगता था जो हैं हम ही हैं। और जब पैसे डूब जाते थे तो उस समय मार्जिन जो है ना ब्रोकर को फोन करके मिला करती थी। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए डाले और समझिए कि आपको लॉस हो गया, तो और आपके पास 20-40 हजार बचे हैं, 20 हजार या 25 हजार या 30 हजार, वॉटेवर जो भी बचे, तो अब आपको मार्जिन चाहिए तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे। तो उस समय वो मार्जिन चूंकि ब्रोकर के पैसे एक्सचेंज में जमा हुआ करते थे, तो आप ब्रोकर को फोन करते थे और आपके संबंध अगर ब्रोकर के साथ अच्छे हो तो ब्रोकर मतलब आपकी जगह पे अपने पैसे के आधार पर आपको मार्जिन दिया करता था। तो वहां पर जब उनके फोन आते थे तो वो बड़े इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। तुरंत उनकी टोन बदली हुई, भैया करवा दीजिए ना, बहुत नुकसान में है, प्लीज मार्जिन करवा दीजिए। मैं ये देखकर जैसे एक मूवी में होता ना, तुरंत में मतलब हाँ जी। यूं गुस्सा, अरे जैसे हम लोग करें मत लीजिए सौदा, मार्केट गिरेगा। अरे यार तुम कौन ज्ञान देने वाले होते हो, अभी मेरे पास खबर आया है सौदा बढ़ेगा, मतलब देखो पॉकेट में पैसा है तो राजा बाबू देख रहे हो ना टोन। और जब पैसा हाँ, डूब गया, वही प्लीज पापा से बात कर लो बेटा, हम जानने वाले हैं, लाइक प्लीज कैसे रिकवर तो करना पड़ेगा ना, मैं दिलवाता हूँ पैसा कल, अब समझो कैसे। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे हमने लोगों के ज्वेलरी बिकती देखी, घर बिकता देखा, बीवी की ज्वेलरी, मतलब बड़ी सारी कहानियां देखी। तो वो एक मेरे लाइफ का चेंजिंग मोमेंट वहां से स्टार्ट हुआ था कि भैया ये तो बड़ी डरावनी कहानी है। तो फिर वहां से फिर सीखने की जर्नी शुरू हुई, मैंने खुद से रिसर्च की पढ़ाई शुरू की, आखिर हो क्या रहा है। तो फिर इस तरह करते करते, चूंकि हम लोग ट्रेड कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, और धीरे धीरे कहते हो आप जैसे जैसे सीखते हो रास्ते मिलते चले जाते हैं। पेरेंट्स का शुरू दिन से एक ही था जो मैंने बताया कि आप सीखते हो तभी कुछ कर पाते हो, नहीं सीखते हो तो नहीं कर पाते हो। तो ये सब बहुत आशीर्वाद रहा जिसके आधार पर हम आगे बढ़े, और रेस्ट इज हिस्ट्री। नहीं सर, हिस्ट्री बहुत बढ़िया रही है और एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर भी बहुत रहेगा। और इसी बात पे मुझे किसी शायर की 2 पंक्ति याद आ जाती है, क्योंकि आपने इतनी बढ़िया इंटरेस्टिंग अपनी स्टोरी बताई है, क्योंकि स्टोरी नहीं कहेंगे, ये लाइफ की रियलिटी है कि ऐसा ही होता है। तो मैं वो पहले पंक्ति सुना दूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन ना कीजिए, सूरज का इंतज़ार करेंगे तो सहर हो जाएगी। तो अगर अरे जुगनू मिल जाए तो उसके साथ भी आगे चल लीजिए, क्योंकि हम सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। प्यारी तो प्यारी दिस आप इज़ द शायरी बताते हो, बहुत बहुत प्यारी प्यारी शायरियां बोलते हो। मजा आ गया थैंक सुन यू के, सो थैंक सर, मैं यहाँ से शायरी बोलता हूँ, आप रियल इंसिडेंट बताते हैं, उससे पॉडकास्ट हिट होगा और मुझे लगता है हिट ज़रूर होगा क्योंकि ऑडियंस इसे बहुत प्यार देगी। हम चाहते हैं हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो ऑडियंस, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने आपको दी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों की इन्फॉर्मेशन, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स, और क्या इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर है ये आपको खुद चुनना है, क्योंकि आप ही चूज करेंगे वेयर टू इन्वेस्ट। दोनों बहुत बढ़िया है। खामियां तो हर किसी में होती हैं, लेकिन आपको कैसे मनी मिंट करना है, आपको क्रिप्टोपति बनना है या स्टॉक पति बनना है, ये आपके हाथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर।